हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएचटी के जो भी आपके फिजिक्स का पार्ट या फिजिक्स से पार्ट 2 के जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे रैपिड उसका रिवीजन लेंगे, उसके बीच में ही एक दो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आते हैं उस तरह से प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे। जो कुछ एमएचसीईटी में मिस पूछे गए हैं उस प्रॉब्लम को भी हम बीच में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 11th और 12th को फिर हम कंबाइन करके सीखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्टिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहा जाता है? इट इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज रेस्ट में है या स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तब जब हम स्टडी करते हैं उसका, तो उसे कहा जाता है स्टडी। उस स्टडी को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मींस स्टेशनरी चार्ज का स्टडी करना। अब चार्ज, जब हमने चार्ज स्टडी किया, जैसे कि मास एक किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है मास, या सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है मास, वैसे ही चार्ज भी प्रॉपर्टी है। जिस सब्सटेंस को मास रहता है उनको चार्ज भी रहता है, तो हमने वो रब करने वाले सिलिक मींस ग्लास रॉड, सिल्क को रब करके वो एक्सपेरिमेंट सारे दिए गए हैं आपको, तो उसके डिटेल में नहीं चलते क्योंकि अभी हमें फास्ट कवर करना है। ओके, तो चार्ज बेसिकली उससे हमें पता चला कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये हमने स्टडी किया है। तो जिस पार्ट, जैसे कि मास है वैसे ही चार्ज भी क्या है? हमारी बेसिक प्रॉपर्टी। ये हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट चलते हैं कि पार्टिकल। अब चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल कौन से होते हैं? चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल देखो, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, क्योंकि इक्वल अमाउंट में चार्ज उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इनको याद रखना है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल है। उनका मास कितना होता है? मास एएमयू में वो आपको पता होना चाहिए। तो इनका मास कितना होता है? 1.6727 इंटू 10⁻²4 ग्राम। ये हमारा प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। और एएमयू में भी हमें मास दिए गए, तो इसको याद रखो। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये आपको आने चाहिए कि प्रॉब्लम में ये लगता है। तो चार्ज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आया? नेक्स्ट चलो, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है कि चार्ज को हम मास के जैसा ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 kg मास और ज्यादा उसमें मास डाल दिया तो 1 kg, और एक और 1 kg डाल दिया तो 2 kg हो गया, और 2 kg डाल दिया तो 4 kg हो गया। वैसे चार्ज को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिव नेचर है चार्ज का। कैसे एडिटिव नेचर? मींस टोटल चार्ज किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो टोटल चार्ज होता है दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितने भी चार्ज हो हम उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ये एडिटिव नेचर है। तो चार्ज को ऐड कर सकते हैं, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज। अब चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो एक जगह पे या एक सरफेस पे मैंने +5 चार्ज ले लिए और -3 चार्ज लिए। अब इनको अगर ऐड करोगे तो +5 -3 तो कितना हो जाएगा? बचा हुआ चार्ज +2। तो पॉजिटिव 2 चार्ज बच जाएंगे, 3 चार्ज हमारे न्यूट्रल हो जाएंगे। या फिर हम ऐसे लेंगे -6 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो बचे कितने? -4 चार्ज। ओके, इसको Q लिख दो तो और चार्ज समझ में आ जाएगा, ये Q। ठीक है, Q के फॉर्म में। तो इतने चार्ज हमारे बच गए। तो एडिटिव नेचर, तो जिस हिसाब से चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस हिसाब से हमें आंसर मिलेगा। निगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव। तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, जनरल जैसे मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं वैसे मास के जैसे इसको भी ऐड कर सकते हैं। देन क्वांटाइजेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, एक चार्ज का, एक जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। और उसको डिनोट किया जाता है ई से। किससे डिनोट किया जाता है? ई से। और ई का वैल्यू होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब ये एक चार्ज का वैल्यू, अगर ऐसे मैंने दो चार्ज ले लिए थे, इसका डबल हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर तीन चार्ज ले लिए थे तो इसका ट्रिपल हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर मैंने दो चार्ज ले लिए 2e तो ये इसका डबल हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे मैंने थ्री चार्ज ले लिए 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो इसके बीच वाले वैल्यू जो होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते। मैं सीधे एक चार्ज से हमने दो चार्ज लिए तो 1.6 से वैल्यू कितना हो गया 3.2। इसका बीच वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, मींस 1.7 1.8 1.9 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये डिस्क्रीट जो प्रॉपर्टी है, मींस चार्ज कंटिन्यू में नहीं होते, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है क्वांटाइजेशन। तो टोटल चार्ज हम कैसे गिनते हैं, टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है, एक चार्ज होगा 1, n का वैल्यू 1, दो चार्ज हो गए 2 3, कितने चार्ज है उस हिसाब से क्या होगा चार्ज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। ये समझ में आया। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये तो इजी है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मींस एक बॉडी से दूसरे बॉडी हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम में चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। मींस अगर एक हमने सिस्टम ले लिया, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो यहां से कुछ चार्ज उठा के यहां रख दिए तो इसमें से कुछ निगेटिव चार्ज कम हुए, लेकिन यहां चार्ज बढ़ गए, तो टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन सेम। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, लेकिन सिस्टम में टोटल सिस्टम में चार्ज क्या रहेंगे कंजर्व रहेंगे। ये हो गया कंजर्वेशन। देन नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन द चार्ज। जब दो चार्ज एक साथ आ जाते हैं तो एक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब देखो यहां जो केस है वो लाइक चार्जेस की है, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मींस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ गया या निगेटिव निगेटिव चार्ज एक साथ आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। क्या करेंगे रिपेल करेंगे। और निगेटिव निगेटिव चार्ज एक साथ आ गए तो भी रिपेल करेंगे। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ आ गए, ये क्या करेंगे अट्रैक्ट। तो ये फोर्स अप्लाई करते हैं। किसी को रिपेल करना और अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है फोर्स। तो ये जब दो चार्जेस आते हैं तो उनके दोनों के बीच में फोर्स होता है, उसकी वजह से ये रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, डिपेंड करता है। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। तो ये समझ में आ रहा है, ये है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना होता है। अगर दो चार्ज आ गए तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स कितना होता है वो हम किससे फाइंड करते हैं कूलोम्स लॉ से। किससे फाइंड करते हैं कूलोम्स लॉ से। तो कूलोम लॉ देखो, कूलोम लॉ में क्या कहता है कि जो भी अगर हमने दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज है हमारा Q1, एक चार्ज है हमारा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। तो अब फोर्स कितना अप्लाई करेंगे ये दोनों चार्ज, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। और ये फोर्स हमेशा लाइन ऑफ जॉइनिंग पे रहेगा, दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके ऊपर ही रहेगा। अगर रिपेल कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये रिपेल करेंगे, ठीक है, और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसी लाइन पे रहेगा वो फोर्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। और यहां एक प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के बाद कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को नाम देंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। तो ये होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होगा हमारा
फोर्स का फाइनल इक्वेशन। अब अगर वैक्यूम में दो चार्ज को रखा है, कहा वैक्यूम या फ्री स्पेस में, तो यहां जो हमारी परमिटिविटी है उसको हम कहते हैं इप्सिलॉन जीरो। और किसी मीडियम में अगर इसी चार्ज को रखेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, मीडियम के लिए फॉर्मूला होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, इसको याद रखो। अब यहां जीरो नहीं लगाया है, सो इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो की जगह हमने क्या शिफ्ट किया, 1/4 पाई इप्सिलॉन, मीडियम के लिए इप्सिलॉन लिखना है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखो दोनों फॉर्मूले, वैक्यूम के लिए और ये मीडियम के लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहा जाता है? तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक वैक्यूम के लिए एक मीडियम के लिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया तो क्या होगा, ये कट गया, ओके, इसमें से 4 पाई कट गया, Q1 Q2 बचा क्या, इप्सिलॉन जीरो और इप्सिलॉन। तो ये हो गया F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन जीरो। और इसी रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। दो इसको टर्म है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये समझ में आ गया क्या होता है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स, कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय कूलॉम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम। इन दोनों का रेशियो लेंगे इस फोर्स का, तो क्या मिलेगा हमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और सेकेंड रेशियो, इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसे हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो अभी तक तो हम स्टडी कर रहे हैं कि दो चार्ज है, दो चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज होंगे और एक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये हमारा Q1 चार्ज है, उसके ऊपर बाकी सारे चार्ज मींस Q2 Q3 Q4 Q5 ये सारे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये Q2 अप्लाई कर रहा है, ये Q3 अप्लाई कर रहा है, ये Q4 अप्लाई कर रहा है, ये Q5 अप्लाई कर रहा है, सारे के सारे लोग एक ही चार्ज पे टूट पड़े हैं। तो बेचारा एक चार्ज की हालत क्या होगी, ये कितना फोर्स झेल रहा है, ये कितना फोर्स झेल रहा है, तो ये कितना फोर्स झेलेगा, दैट इज F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू, इट इज एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस और वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसे कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये वेक्टर सम है सभी फोर्स का, तो जितने भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे उन सबको क्या करना है, हमें एडिशन करना है। और दो चार्ज के बीच का फोर्स हमें पता है, तो अगर हम Q1 और Q2 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R21, किसके बीच का डिस्टेंस लेना है, 2 1 के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट फोर्स। और यहां यूनिट वेक्टर भी दिया है क्योंकि हर एक का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर भी लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ R कैप 2 1। R का डायरेक्शन क्या होगा 2 1, ये इस डायरेक्शन में होगा इसलिए R कैप, तो डायरेक्शन भी लिया। सिमिलरली थर्ड चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्थ चार्ज फोर्स अप्लाई किया रहेगा, वो सारे फोर्स को हम क्या करते रहेंगे, एडिशन। तो कूलॉम्स लॉ में हम इसे लिखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो हमने क्या किया है, उसको बाहर निकाला है। इजी है, ये तो आपने 11th में स्टडी किया है लेकिन कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर कंसेप्ट पता है तो MSCT में आपको क्लिक जल्दी होगा, क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिलेगा कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। नेक्स्ट चलो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज एक चार्ज मैंने सर यहां रख दिया है, ये प्लस क्यू चार्ज हमने स्पेस में रख दिया, तो वो अपना सराउंडिंग मॉडिफाई कर लेगा, उसका सराउंडिंग क्या कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। किस तरह से मॉडिफाई करेगा, अगर मैं यहां छोटा सा पॉइंट अगर मैं यहां छोटा सा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लेके आऊंगा तो ये चार्ज इसको क्या करेगा,
रिपेल करेगा, और अगर माइनस चार्ज लेके आऊंगा उस सराउंडिंग में तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मॉडिफाइड सराउंडिंग है जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, तो अपनी एक जगह क्रिएट करेगा। चार्ज को रख दिया तो अपनी एक क्या करेगा, जगह, अपना एरिया बना लेगा। उस एरिया का दादा कौन है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। अगर ये इससे कोई दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट आता है तो इसको मारेगा, नहीं तो तब तक ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, अपने इलाके में कोई आया तो ये क्या करेगा, एक तो मार के भगाएगा, और पहचान वाला होगा तो अंदर लेगा, ऐसा है। तो दैट मच एरिया इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। उतने एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, इट इज E इज इक्वल टू 1/4πε0। ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, याद रखो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर। अगर अंदर कैपिटल Q है तो Q डिवाइडेड बाय R²। इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, देखो हमने कूलॉम फोर्स का स्टडी किया है। कूलॉम फोर्स क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, और सेकेंड चार्ज आ गया मेरा Q, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना हो गया, Q/R², और ये R क्या यूनिट वेक्टर है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स को अगर हमने चार्ज से डिवाइड कर लिया तो एक चार्ज कट जाएगा, तो बचेगा क्या, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R², और ये R²। तो एक चार्ज निकलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, दो फॉर्मूले है, एक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड सेकेंड Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R²। ये समझ में आ गया। देन एक रिलेशन है, कभी कभी पूछते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज, कैपेसिटर के केस में कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। तो देखो अब आते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कुछ रिलेशन है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कुछ रिलेशन है कि नहीं। सपोज हमने एक प्लेट ले लिए, दो प्लेट, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चार्ज को दूसरी तरफ लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, अगर निगेटिव चार्ज को मैं यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है मुझे, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, d इतना डिस्टेंस, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये दो फॉर्मूले का, ये भी वर्क डन दे रहा है, ये भी वर्क डन दे रहा है, तो दोनों को कंपेयर करो। VQ इज इक्वल टू FD। देयरफॉर रीअरेंजिंग द टर्म, तो Q को मैं यहां लेके गया F डिवाइडेड बाई Q, और D को यहां लेके आया V डिवाइडेड बाई D, इज नथिंग बट, अब F डिवाइडेड बाई Q अभी हमने स्टडी किया, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा भी फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई D, दैट इज वोल्ट पर मीटर। यहां से यूनिट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर जो यूनिट है वो यहां से आया है, ओके। और न्यूटन पर कूलम ये दूसरा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो याद रखना है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और ये F बाई Q, ये फॉर्मूले आपको याद रखने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया V डिवाइडेड बाय D, ओके, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। चलो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमें लाइन, फैराडेज लाइन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, निगेटिव पे एंड होती है, पैरेलल स्टार्ट होती है, और पैरेलली क्या होती है, टर्मिनेट होती है। जहां लाइंस क्राउडेड होती है उसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां क्राउडेड नहीं होती या वाइडली स्पेस होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। ये हमने स्टडी किया। तो फैराडेज लाइन के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डायग्राम्स है, वो डायग्राम्स ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं MHT CET में, इसके ऊपर CET में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए क्वेश्चन, इसलिए उसको स्किप किया है, ठीक है। लेकिन आपको वो कंसेप्ट पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी पड़ती है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखो अगर एक मेरे पास एरिया है
और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। हमें फाइंड क्या करना है? फ्लक्स। हमें क्या फाइंड करना है? फ्लक्स। तो हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही है। अगर ज्यादा लाइंस पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, कम लाइन पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। हमने वो स्टडी किया है। अगर ज्यादा लाइन पास कर रही है इसमें से, इस एरिया में से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, अगर कम लाइन पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। नंबर ऑफ लाइंस को कहा हमने फ्लक्स, इसको एरिया को कहा ए या ds, तो ये हो गया फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। वही फॉर्मूला हमने यहां मॉडिफाई किया है। अगर इस फ्लक्स को यहां रखिए और एरिया को यहां लेके जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर ये कंडीशन होगा, अब हमारा सरफेस कैसा है? देखो, अब हमारा सरफेस ऐसा है क्रॉस में और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर को या एरिया को ये परपेंडिकुलर नहीं है। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एंगल कंसिडर करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, थीटा। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्या बनता है? ई डी एस कॉस थीटा। और ई डी एस कॉस थीटा इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स क्या बनेगा? ई डॉट डी एस। फ्लक्स क्या बनेगा? ई डॉट डी एस। फ्लक्स समझ में आ गया? फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक लॉ है जिसे कहते हैं गॉस लॉ, जिसे कहते हैं गॉस लॉ। तो पहले मैं गॉस लॉ पढ़ा लेता हूं, बाद में हम प्रॉब्लम पे आते हैं ये, ठीक है। पहले हम गॉस लॉ को पढ़ लेते हैं। गॉस लॉ कहता क्या है? गॉस लॉ को प्रूव नहीं करने वाले, गॉस लॉ कहता क्या है वो समझने वाले। अगर किसी क्लोज सरफेस में मैंने चार्ज को रख दिया, अगर किसी क्लोज सरफेस पे मैंने चार्ज को रख दिया, तो अब इसमें से लाइन निकलेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड बाहर निकल दी है, और जितनी लाइन ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा। तो ये फ्लक्स कितना होगा? ये फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स हम किससे लिखते हैं? ई डॉट डी एस, या इसी को हमने कहा था फ्लक्स फाई, इसी को हमने क्या कहा था? फ्लक्स फाई। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्लक्स इज नथिंग बट Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन जीरो। अब ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछे गए हैं। ई डॉट डी एस और फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो क्लोज सरफेस में हमने कितने चार्ज रखे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। चलो, पहला प्रॉब्लम क्या कहा है हमें? What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corner? Okay, अब हमने क्या किया? एक what is the flux through the cube of side A if A is the point charge, if Q is the हमारा पॉइंट चार्ज है, Q एक क्यूब के कॉर्नर में रखा है, एक क्यूब के कॉर्नर में रखा है। अब गॉस लॉ क्या कहता है? हमें फाइंड करना है इस क्यूब से फ्लक्स कितना पास कर रहा है, इस क्यूब से फ्लक्स कितना पास कर रहा है। लेकिन चार्ज कैसे होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। चार्ज कैसे होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो चार्ज क्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब लगेंगे? एक, यहां दो, देन 3, 4, एक तरफ चार्ज, पीछे 4, आगे चार्ज, और क्योंकि ये कॉर्नर में है तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब लगेंगे। तो टोटल फ्लक्स किस में से पास होगा? 8 क्यूब में से। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, अब एक चार्ज जब किसी क्लोज सरफेस में रखते हैं तब हम गॉस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन जीरो। अब इस चार्ज एक साइड में है, मींस बाकी साइड ये चार्ज का एक 1/8 पोर्शन में ही क्या है? ये चार्ज यहां अप्लाई हो रहा है। तो इसको पूरी तरह से बाउंड करने के लिए हमें कितने क्यूब चाहिए? 8 क्यूब, 4 पीछे और 4 आगे। ये चार्ज है 1 2 3 4, इस कॉर्नर से हमने क्यूब ड्रॉ किए,
और 4 आगे तो 8, तो ये फ्लक्स 8 क्यूब में से जाएगा। कितने क्यूब में से? 8। तो एक क्यूब में से जाने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे हम इसको, इससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? B इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन 0। कितना आएगा? 8 इप्सिलॉन 0, क्योंकि एक क्यूब में से तो फ्लक्स हम निकाल नहीं सकते ऐसे। कितने फ्लक्स लगेंगे? इसे 4 पीछे क्यूब, 4 आगे क्यूब, तब ये चार्ज, ये क्यू क्या आएगा? सेंटर में आएगा। ठीक है, तो एनक्लोज चार्ज को हमें लेना है, एनक्लोज चार्ज को। ठीक है, अगर ये एज पे रहेगा तो 4 यहां क्यूब लगेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? Q बाय 4 इप्सिलॉन 0। समझ में आ गया? अगर ये फेस पे रहेगा, फेस पे रहेगा तो दूसरा क्यूब लगेगा यहां क्लोज करने के लिए, तो यहां आ गया Q डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन 0। सेंटर में रहेगा तो अलग वैल्यू। तो केस कौन सा है, कितने क्यूब लगते हैं, उस हिसाब से आपका फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया? इस टाइप का प्रॉब्लम, ये एमएससीटी का ही प्रॉब्लम है हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब देखते हैं। चलो, ये तो इजी है। क्या कहता है? लेट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बी Q phi1 phi2 phi3 phi4, देन हमें 4 केस दिया गया है कि Q1 इज लेस देन Q2 एंड Q2 इज इक्वल टू Q3 एंड Q3 इज ग्रेटर देन Q4, या Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q3, Q3 इज ग्रेटर देन Q4। देन फ्लक्स Q1 इज इक्वल टू Q2, Q2 इज इक्वल टू Q3 एंड Q3 इज इक्वल टू Q4। नेक्स्ट, इन दोनों का रेशियो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एज Q2 इज लेस देन Q4। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब हमारे पास 4 सरफेस दिए गए, S1, S2, S3 एंड S4। गॉस लॉ क्या कहता है? अब हमें देखो, हमने पढ़ा है गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस इनटू इप्सिलॉन 0। कितना चार्ज अंदर है और इप्सिलॉन 0। तो अब आते हैं प्रॉब्लम पे। ठीक है, देखो अब हमें हर एक सरफेस पे कितने चार्ज है वो फाइंड करने हैं। तो यहां कितने चार्ज है? प्लस 2Q चार्ज। कितना है? प्लस 2Q चार्ज। तो यहां का फ्लक्स होगा phi1 इज इक्वल टू 2Q इप्सिलॉन 0। अब S2, यहां कितने चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज है, एडिटिव नेचर, 3Q माइनस 1 2Q, ये कट हो गया, माइनस प्लस कट हो गया, बचे चार्ज 2Q। तो यहां भी फ्लक्स कितना होगा? 2Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहां देखो, यहां कितने चार्ज है? 1 2 3, 1 2 3, यहां 5Q चार्ज है, यहां और 2Q चार्जेस है। लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है? चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अब देखो, ये तो ओपन सरफेस में चला गया, मींस ये बाउंडेड नहीं है चार्ज किसी भी सरफेस से। बाउंडेड चार्ज कितने? सिर्फ 2। तो जो भी सरफेस के अंदर है उनको ही हमें कंसिडर करना है, जो बाहर है उनको कंसिडर नहीं करना है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां कितने चार्ज है? वापस 2Q। तो यहां भी फ्लक्स कितना होगा? 2Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। अब यहां आते हैं, यहां 8 में से 2 गए, बचे 6 में से वापस -4 गए, या फिर 4 -4 और -2 -6 हुए, +8 -6 +2। तो यहां टोटल चार्ज कितने हैं? +2Q, और ये 3 तो बाहर है तो इनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सो फ्लक्स 4 इज इक्वल टू 2Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। तो जितने चार्ज अंदर है, और एडिटिव प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, किसका? एडिटिव प्रॉपर्टी का। उस हिसाब से हम चार्ज को फाइंड आउट करेंगे और उस हिसाब से गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो देखो, चारों फ्लक्स इक्वल है, चारों फ्लक्स इक्वल है, तो आंसर आएगा हमारा C। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4। ये समझ में आ गया चारों चार्ज के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, मीन्स आपको आंसर पता है लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें।
इस टाइप के प्रॉब्लम। हमने पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया ना क्यूब वाला, वही प्रॉब्लम है, लेकिन ऑप्शन आपको पता नहीं चलेंगे ऐसा क्यों दिया गया। देखो क्या कहा है, अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो ये हमारा क्यूब है और उसके सेंटर में चार्ज है, बीच में सेंटर में हमारा क्या है, चार्ज क्यू है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। अब क्यूब को फेस कितने होते हैं, देखो एक 4 साइड में, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फेस हो गए। तो जो भी फ्लक्स होगा उसको 6 से डिवाइड करना होगा। टोटल फ्लक्स सब में से, सारे क्लोज सरफेस में से फ्लक्स कितना बाहर आएगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। ये सब में से निकलेगा, पूरे क्यूब में से। अब पूरे क्यूब को फेस कितने होते हैं, 6, तो इस फ्लक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, 6 पार्ट में। एक फेस से कितने जाने वाला है, 6 फेस से इतना जाता है, तो एक फेस से, तो इसलिए, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, इसको ऊपर वाले को 4 पाई से मल्टीप्लाई किया है, नीचे वाले को 4 पाई से मल्टीप्लाई। तो अब देखो आंसर 4 पाई क्यू इंटू 6 4 पाई इप्सिलॉन 0 आ गया आंसर। सेम हमने जो क्यूब वाला प्रॉब्लम, ऐसे आपको याद रखना है। तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट के साथ आंसर को जज करो, अच्छे से देखो क्या दिया गया है, आंसर को अच्छे से देखो। क्योंकि कभी कभी जो मीन्स ये तो टर्म हमें नहीं चाहिए थे, ये कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं, फिर भी उन्होंने इंक्लूड किए। तो ये ऐसे कुछ ट्रिक करके दे देते हैं कि बच्चों को जल्दी क्लिक ना हो। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, आपको कंसेप्ट पता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से हमें प्रॉब्लम दिए जाते हैं। ये फ्लक्स के ऊपर के प्रॉब्लम समझ में आए, इजी है, ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। ये सारे प्रॉब्लम हमने एमएचटी सीईटी के सॉल्व किए। ठीक है, ये हमारा गॉस लॉ हो गया, गॉस लॉ के ऊपर के प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल किसे कहा जाता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। और फाइनाइट डिस्टेंस को हम कितना लेते हैं, 2l। फाइनाइट डिस्टेंस को कितना लेते हैं, 2l। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, 2l। तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल। अब डाइपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहा जाता है एक्सिस, और डाइपोल के सेंटर से पास होने वाली लाइन और एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं इक्वेटर। ओके, डाइपोल से पास होने वाली लाइन एक्सिस, और एक्सिस को परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। ये समझ में आ गया। डाइपोल, डाइपोल को डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू, वो हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, उसका वैल्यू P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये कंसेप्ट हमने सीखा है। ठीक है, अब इसी डाइपोल को उठा के हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से, खत्म कहां होता है, नेगेटिव पे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। तो जहां से वो स्टार्ट होता है वहां पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब डाइपोल को मैंने रख दिया, तो पॉजिटिव फील्ड पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू QE। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना फोर्स लगा, प्लस QE। निगेटिव चार्ज के लिए कितना फोर्स लगा, माइनस QE। और जब किसी भी सब्सटेंस पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होते हैं, तो वहां फॉर्म होता है कपल या टॉर्क। क्या फॉर्म होता है, कपल या टॉर्क। तो ये डाइपोल रोटेट होगा, ये डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा। और इसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई करेगा, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये थीटा है, तो ये होगा 2L साइन थीटा। तो हमारा टॉर्क क्या कहता है, फोर्स, वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो वन फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा। अब हमने डाइपोल मोमेंट का स्टडी किया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये Q इंटू 2L हमने क्या लिख दिया, P। तो अब हमारा टॉर्क क्या आया, P साइन थीटा। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, P साइन थीटा। तो हमने टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है, टॉर्क याद रखना है P क्रॉस E, वेयर P इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आया। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर डाइपोल हमने रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा। सपोज हमने डाइपोल रखा है और एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है P, कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से R इतने डिस्टेंस पे, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज, यहां अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, उस हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो डेरिवेशन हम यहां प्रूव करने वाले नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, आप रीड करो उसको, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis is depend on 1/4 pi epsilon 0 into 2p divided by r cube, 2p divided by r cube। ये एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, along the axis, डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। वैसे ही अगर इक्वेटर हमने लिया है, ये इक्वेटर परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो इक्वेटर को अगर मुझे परपेंडिकुलर लेना है, मींस इक्वेटर परपेंडिकुलर, उस पे मैंने P पॉइंट ले लिया, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो मुझे जज करना है। देखो यहां निगेटिव चार्ज है, यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स एक्ट करेंगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगी, दैट इज E इक्वेटर। तो ई इक्वेटर का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P डिवाइडेड बाय R क्यूब। दोनों में याद रखना है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ये माइनस ये प्लस। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव P और इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको अपोजिट में, उसके अपोजिट में, तो P और E का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए साइन क्या आता है, माइनस आता है, याद रखो। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट अब आते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 11 के लास्ट वाले टॉपिक पे। ये 11 का हमारा लास्ट वाला टॉपिक था कि 3 टाइप के हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, जैसे कि हमने डेंसिटी के डेफिनेशन देखे वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन के, अगर वन डायमेंशनल जैसे कि रॉड, वन डायमेंशन या वायर के ऊपर अगर हम चार्ज को स्प्रेड अप करते हैं तो उस केस में हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन सरफेस चार्ज, किस पे आते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई 2 डायमेंशनल मटेरियल या सरफेस है, उसके ऊपर अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, स्फीयर हो या फिर ऐसे हॉलो स्फीयर, या इसके ऊपर अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। देन अगर 3 डायमेंशनल कोई भी आप मटेरियल लोगे और उसके ऊपर अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 डायमेंशनल के ऊपर, तो आपको जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा या वो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होगा रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। में समझ में आया। अब इसका यूनिट कूलोम पर मीटर, इसका कूलोम पर मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, और यहां कूलोम पर मीटर क्यूब। इजी है, ये इसका यूनिट है। डायमेंशन भी आप फाइंड कर सकते हो, Q इज इक्वल टू IT से। Q का वैल्यू क्या होता है, डायमेंशन फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ओके, उस हिसाब से आप इसका, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब। तो इसका आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, I1 T1 I1 T1 और L-3, यहां होगा I1 T1 L-2, यहां होगा I1 T1 L-1। तो ये डायमेंशन भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, तीनों के लिए। तो ये हमारा 11 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 12th की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 12th में हमने स्टडी किया था पहला ही एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने 3 मटेरियल का स्टडी किया था। एक था चार्ज स्फीयर, एक था लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, और एक था चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो अगर इनफाइनाइट शीट पे बहुत ज्यादा चार्ज है, ठीक है, तो अब स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है
और वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमें स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। जहां हमें फाइंड करना है वो नीचे रहेगा और स्फीयर का रेडियस ऊपर रहेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे जिसका रेडियस r है और हमें जो p पॉइंट लिया है वो स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा, क्योंकि ये वायर है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये भी हमने स्टडी किया है। और थर्ड, इनफाइनाइट प्लेन शीट, बहुत बड़ा प्लेन शीट है, इनफाइनाइट है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक डेफिनाइट शेप का गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। तो ये डेफिनाइट शेप मींस सिलेंडर हमने लिया है छोटा सा, ओके। क्रॉस सेक्शन एरिया ds है, ds में से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, अब प्लेन है तो दोनों तरफ आएगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि इस तरह से प्लेट है इनफाइनाइट, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों तरफ आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0, ये इसका फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले हमने फाइंड आउट किए हैं, ये 3 फॉर्मूले हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम सारे फॉर्मूला 11 से लेके 12 तक थोड़े से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सभी टॉपिक को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं, उससे अच्छा कि ये फॉर्मूला का कंसेप्ट समझ लो आप। देखो हमने कूलॉम फोर्स सीख लिया है। कूलॉम फोर्स क्या कहता है हमें, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 0 अपॉन r स्क्वायर, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। तो ये फॉर्मूला हमने सीख लिया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स को अगर हम चार्ज से डिवाइड कर लेंगे, फोर्स को किससे, चार्ज से डिवाइड कर लेंगे, तो चार्ज एक कट जाएगा, तो बचा हुआ फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, तो एक चार्ज कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक चार्ज कम हो जाएगा। फोर्स में 2 चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 चार्ज रहेगा। देन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप फोर्स को r से मल्टीप्लाई करना है, डिस्प्लेसमेंट मींस, तो अब एक r कट जाएगा, एक r कट जाएगा तो हमें वर्क डन मिलेगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो एक r कट गया। देन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करना है, हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला है, उसमें से चार्ज, एक चार्ज को कम कर दो, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी में से एक चार्ज हटा लो, तो ऊपर से एक चार्ज हट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r, ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। देन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अब डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। देखो फॉर्मूला सीक्वेंस में, फोर्स आ गया, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट r से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल मिलेगा। और ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है Vc इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q cos थीटा अपॉन r क्यूब, या फिर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, r स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, r स्क्वायर के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, r स्क्वायर के टर्म में। तो cos को हटा दिया तो हमें क्या मिलेगा, p डॉट r, p डॉट r। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, p cos थीटा बाय r क्यूब, डाइपोल की वजह से। समझ में आया यहां तक, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, फटाफट फटाफट। अगर आपको बोला है फास्ट अगर फॉर्मूला आपको बनाने हैं तो इस तरह से इस ट्रिक को याद रखो, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद रखो, उसके ऊपर वैल्यू पुटअप करते जाओ, आपको हर एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। अगर डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, मींस क्या होगा, ये डाइपोल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो वापस अगर उसको मुझे अपनी जगह पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, एंड दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वही पोटेंशियल एनर्जी यहां लिखी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा। हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला, पी कॉस थीटा,
तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन, तो वर्क डन के फॉर्मूले से हमने ये निकाला है। तो ये इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए इनिशियल एंगल थीटा 0 था, थीटा 0 से थीटा तक जाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि इनिशियल हमने 90 से स्टार्ट किया, इनिशियल हमने कहां से स्टार्ट किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल इस तरह से 90 डिग्री पाई बाई 2, थीटा 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 से हमने स्टार्ट किया। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, cos 90 0, cos 90 0, तो ये चेंज हो गया, तो ये आएगा माइनस पी कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा। और अगर हमने पैरेलल ले लिया, सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ये पैरेलल है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 cos 01, तो फॉर्मूला होगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर पैरेलल वाला केस होगा तो एंगल 0, इनिशियल एंगल 0, और परपेंडिकुलर वाला केस होगा तो इनिशियल एंगल इज 90। तो उस हिसाब से फॉर्मूले चेंज होंगे। बेसिक फॉर्मूला, इनिशियल एंगल कौन सा है वो देखना है, उस हिसाब से आपको वैल्यू पुट अप करनी है। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के लिए। देन सबसे अच्छा वाला कंसेप्ट हमारा कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये आईएमपी टॉपिक है। कैपेसिटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैपेसिटर पे आए कि पैरेलल प्लेट हो, परपेंडिकुलर रखा है, तो उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम हम सिलेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम कैपेसिटर पे आए। कैपेसिटर की एनर्जी क्या है, अगर कैपेसिटर का के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, उसको हम इतने मीन्स डबल कर रहे हैं, उसका स्पेसिंग लेस कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर फोकस ज्यादा करो, इसके प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट हम सीख लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या कहता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट या चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, ये होता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, डिवाइड, जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला तो सबको याद है। दूसरा फॉर्मूला हम इससे जनरेट करते हैं, V का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो क्यू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन 0 हम पुट करते हैं V की जगह, ये आपने सीखा होगा। यहाँ क्यू कट होता है और C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट। याद रखो D क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, और A इज द एरिया ऑफ प्लेट, इसको भूलना नहीं है। बहुत लोग इस टर्म को याद नहीं रखते, A क्या है, D क्या है। D इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स एंड A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, जो भी हमने प्लेट यूज की है। तो अब देखो एरिया ऑफ प्लेट कैसे चेंज होता है, अगर सर्कुलर प्लेट होगा तो एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर प्लेट होगा। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगा तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर। तो उस हिसाब से आपको कैपेसिटी निकालने के लिए इजी होता है। तो ए का वैल्यू ए शेप के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ सर्कुलर प्लेट, तो आपको क्या पुट करना होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, देन सेपरेशन दिया होगा। तो ये याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला है, ए इप्सिलॉन 0 बाय डी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं तो दो तरीके से कंबाइन करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज और पैरेलल में, उस तरह से। लेकिन रेजिस्टेंस के उल्टा इसके फॉर्मूले हैं। देखो कैपेसिटर अगर सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज के लिए याद रखना है, 1 अपॉन आता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर पैरेलल में कंबाइन करते तो सिंपली एडिशन, पैरेलल के लिए सिंपली एडिशन, C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहां अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, C1 C2 C3, तो क्या होगा, वो CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये समझ में आया, पैरेलल और सीरीज। बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं,
रेजिस्टेंस का ही याद रखते हैं। रेजिस्टेंस जैसे फॉर्मूला रेजिस्टेंस के उल्टे हैं। रेजिस्टेंस में सीरीज में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और कैपेसिटर के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला है। तो याद रखना है रेजिस्टेंस के उल्टे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालते, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालते, मींस एयर मीडियम है या फ्री स्पेस है, तो कैपेसिटेंस कितना है हमारा ए इप्सिलॉन 0 डी फॉर फ्री स्पेस। और अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हैं विथ थिकनेस टी, जिसका थिकनेस टी कितना है, टी है, और प्लेट में सेपरेशन कितना है, डी है, तो बीच में गैप रहेगा। बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो आपको पता है पोलराइज हो जाता है, तो पोलराइज चार्ज इस पे आ जाएंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमें एक बड़ा सा फॉर्मूला मिलता है, याद रखो, इसको भी याद रखो कि C इज इक्वल टू क्यू वी एंड इट इज ए इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट, टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्लस टी डिवाइडेड बाय के, वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। जो भी हमने मीडियम इसमें फिलअप किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के, ये हमें वहां लेना है। तो उस अब डिपेंड करता है कि अगर हमने पूरा का पूरा फिलअप कर दिया, जितना टी, ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिलअप कर दिया स्पेस, तो टी इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू डी। तो टी के जगह हम क्या पुट करेंगे, डी। तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, टी इज इक्वल टू डी, पूरा स्पेस भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक से, तो ए इप्सिलॉन 0 डी माइनस डी प्लस डी बाई के, डी डी कट, फॉर्मूला आया ए इप्सिलॉन 0 डी, और ये के ऊपर चला जाएगा। और अगर एयर मीडियम होगा तो फॉर्मूला क्या है एयर के लिए, C0 इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन 0 डी, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सिर्फ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रिलेशन देखो क्या आएगा, रिलेशन देयरफॉर C इज इक्वल टू C0 इंटू के, इसका वैल्यू C0 है, तो C इज इक्वल टू C0 इंटू के। ये हमने स्टडी किया है, ये हमने स्टडी किया है। तो ये समझ में आ गया कैपेसिटर वाला कंसेप्ट। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखो। देन एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है, हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो धीरे धीरे इसका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले जीरो चार्ज थे, धीरे धीरे स्मॉल क्यू आ जाएंगे, देन टोटल चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज इस पे आ जाएंगे। तो अगर इस पे चार्ज आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ेगा तो मीन्स जो वर्क डन हमने किया चार्ज स्टोर करने के लिए, दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के ये फॉर्मूले हमारे हैं, 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। U इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और हमारा फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और Q इज इक्वल, देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV। अब पुट करो इसमें, तो Q का वैल्यू क्या होगा, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, तो एक C कट हो गया, तो यही फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ CV स्क्वायर आ गया, हाफ CV स्क्वायर। अब दूसरा C का वैल्यू अगर आप पुट करोगे, C का वैल्यू क्या है, Q बाई वी, तो U इज इक्वल टू हाफ, इसी में हम C का वैल्यू पुट करेंगे, हाफ Q स्क्वायर, C का वैल्यू क्या है, Q बाई वी, Q बाई वी, Q कट, तो ये हो गया हाफ QV, हाफ QV। तो ये 3 फॉर्मूले हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए रखे हैं, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी याद रखो। कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी के लिए 3 फॉर्मूले, या फिर एक कोई भी फॉर्मूला याद रखो, और ये CV, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाला फॉर्मूला पुट करके आप कोई भी एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। कैपेसिटर वाला कंसेप्ट समझ में आया। तो आते हैं अब प्रॉब्लम पे, किस पे आते हैं, प्रॉब्लम पे। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट, देखो कैपेसिटर के ही प्रॉब्लम हम अब ले रहे हैं। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर है, मींस डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा, एयर, are connected in a series to a battery of EMF V. If 2 of the capacitor is completely filled with the dielectric material of constant K, then potential difference of the other capacitor will become. अब देखो यहां कहा है 2 कैपेसिटर है,
ठीक है, क्या है, 2 कैपेसिटर है। पहले कंसेप्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूं। अब एक को मैंने क्या कर दिया, सेकेंड कैपेसिटर को हमने क्या किया, फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब एयर मीडियम था तो इसका कैपेसिटर C0 और इसका क्या होगा C0 के या C के। अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका C के होगा। अभी अभी हमने स्टडी किया था, अगर मीडियम कंप्लीटली फील्ड होगा तो क्या होगा, तो ये अगर इसका C0 है तो इसका C के। अब हमें यहां का पोटेंशियल पता है, हमें यहां का पोटेंशियल निकालना है। तो इसका एक ट्रिक है जो मैंने आगे लिखा है, देखो यही डायग्राम मैंने आगे ड्रॉ किया है। तो कैसे किया जाता है, देखो जिसका पोटेंशियल निकालना है, अब यहां का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, यहां का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, तो पोटेंशियल डायरेक्टली कैसे फाइंड किया जाए, तो जिसका पोटेंशियल पता है उसका पहले कैपेसिटेंस रख दियो, उसका कैपेसिटेंस मैंने रख दिया Kc, देन इन दोनों का कैपेसिटी ऐड कर दो, डिवाइड बाय दोनों को ऐड कर दो, इनटू V कैपेसिटी ऑफ जिसका पता है। समझ में आ गया? देखो यही फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई करते हैं। देखो ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। अब C2 के जगह हम वोल्टेज है V, C2 की जगह क्या है, वोल्टेज है V, और मुझे C1 का वोल्टेज निकालना है, C1 का वोल्टेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले लिखूंगा जिसका वोल्टेज पता है, C2 का पता है तो C2 लिख दिया, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2, ठीक है, इनटू क्या करूंगा V, ये हो गया पोटेंशियल एट T1। अगर मुझे C1 का पोटेंशियल V है और C2 का निकालना है तो यही फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, C1 प्लस C2 इंटू V। ये ट्रिक है, याद रखो ये ट्रिक है। समझ में आ रहा है कैसे डायरेक्टली निकालना है? अब देखो हमारे पास इसका पोटेंशियल है V, तो मैं इसको लिखूंगा Kc, इसका नहीं है तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा Kc प्लस C, और V इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये होगा हमारा क्या। अब इसमें से C को कॉमन निकाल लो, देखो C को कॉमन निकाला तो C ऊपर कट गया, तो K प्लस 1 V, तो देखो पीछे वाला दिया है KV डिवाइडेड बाय K प्लस 1V। ट्रिक समझ में आया क्या करना है, जिसका पोटेंशियल दिया है उस कैपेसिटर को ऊपर रखना है, उसको V को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, सिंपल। तो इस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो ये याद रखो ट्रिक। नेक्स्ट चलो इजी, ऐसे प्रॉब्लम, ये तो इजी वाले प्रॉब्लम। अब देखो ये कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, जनरली ये कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखो, A B एंड C D, इसको आप अगर इस तरह से ड्रॉ करोगे, देखो A से कैपेसिटर गया B की तरफ, तो B मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, देखो A B, ये मेरा कैपेसिटर आ गया, कितना है C1 6 माइक्रोफैरेड, देन B, ओके, देन B टू C, C टू D, ठीक है। अब इन सबको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह का सर्किट है, ये हमारा 20 C5 इज 20 माइक्रोफैरेड, ये हमारा बीच में आएगा, ये किस में आएगा, बीच में आएगा, और चारों 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड। तो ये विस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है, विस्टोन ब्रिज। ये जो सर्किट है ये विस्टोन ब्रिज सर्किट होता है, याद रखो ये सर्किट क्या होता है, विस्टोन ब्रिज सर्किट। क्योंकि देखो ये ए टू सी कितना है 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, सी टू डी 6 माइक्रोफैरेड, ओके, डी टू बी 6 माइक्रोफैरेड। समझ में आ रहा है सर्किट, ए टू बी 6 माइक्रोफैरेड, ए टू बी 6 माइक्रोफैरेड, ए टू सी 6 माइक्रोफैरेड, देन सी टू डी 6 माइक्रोफैरेड, सी टू डी 6 माइक्रोफैरेड, और डी टू बी 6 माइक्रोफैरेड, और सी और बी के बीच में कितना है 20 माइक्रोफैरेड। अब ये हमारा हो गया विस्टोन नेटवर्क, ये हो गया हमारा विस्टोन नेटवर्क।
यहां भी 6 माइक्रोफेरेड, यहां भी 6 माइक्रोफेरेड, यहां भी 6 माइक्रोफेरेड, यहां भी 6 माइक्रोफेरेड, चारों 6 माइक्रोफेरेड। तो ये बैलेंस हो गया, ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बीच में से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो इस कैपेसिटर का कुछ यूज ही नहीं है, इस कैपेसिटर का कुछ यूज ही नहीं है। अब देखो दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में एडिशन होता है। ये सीरीज वाला है दोनों, और दोनों फिर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन निकालोगे, ठीक है, सी, ये सी सीरीज में और ये पैरेलल में, तो अगर आप दोनों भी सीरीज में है तो सीरीज कैसे होगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो ये होगा 3, इसका वैल्यू कितना होगा सीरीज का 3 माइक्रोफेरेड, इसका होगा 3 माइक्रोफेरेड, और दोनों पैरेलल में 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड कितना होगा 6 माइक्रोफेरेड। तो सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, 6 माइक्रोफेरेड। समझ में आया? देखो ये ऐसा विस्टोन ब्रिज है, ये 6 ये 6, ओके, ये हो गए दोनों सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला कैसे होगा, ये C1 अगर ये C2 है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हो गया CS का फॉर्मूला सीरीज वाला, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है 6 इंटू 6, 6 प्लस 6 36 बाय 12, तो ये हो गया 3 माइक्रोफेरेड। नीचे भी वही कॉम्बिनेशन 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड पैरेलल में, तो पैरेलल में दोनों को ऐड करेंगे, 3 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 6 माइक्रोफेरेड। तो सीरीज और पैरेलल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इजी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। 3 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, 3 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर मींस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा, एयर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया मींस इजी है, डायरेक्टली एडिशन है, आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ईच कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया, हर एक कैपेसिटर का एरिया कितना A/3, ये याद रखना है, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, 3 कैपेसिटर है, देखो 3 कैपेसिटर है, अभी मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं, सीरीज में नहीं, ये तो पैरेलल में, ये किसमें, पैरेलल में, हाँ देखो यहां ये क्या है, पैरेलल में, 3 मैंने ले लिए, C1 C2 C3, तीनों का एरिया कितना है A/3 A/3 A/3, ठीक है। और तीनों में सेपरेशन कितना दिया है D, 2D एंड 3D, सेपरेशन कितना दिया है D, 2D एंड 3D। The separation between the plate is T, 2D, 3D respectively. The equivalent capacitance of combination, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, 7 इप्सिलॉन 0 A by 18D, 11 इप्सिलॉन 0 A by 18D, 13 इप्सिलॉन 0 A by 18D एंड 17 इप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 18D। देख लिया प्रॉब्लम? अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमने ये पैरेलल कैपेसिटर ले लिए C1 C2 C3, हर एक का प्लेट का एरिया A/3 और D, 2D और 3D, ये क्या है, इसके प्लेट के सेपरेशन, ये D है, ये 2D है, ये 3D है। तो अब हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला जो हमने सीखा है, C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 D, बट यहां A का वैल्यू हमें क्या दिया है, बट यहां A का वैल्यू है A/3, A का वैल्यू क्या है A/3, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 3D, ओके, A/3। अब देखो पहले कैपेसिटर का सेपरेशन D है, तो ये हो गया D,
सेकेंड से का सेपरेशन एरिया कितना है सेकेंड का, ए इप्सिलॉन 0 a बाई 3, और एरिया कितना है 2d, 2d, तो ये हो गया a इप्सिलॉन 0 6d। और C3 हमारा फॉर्मूला a इप्सिलॉन 0 a बाई 3 हमारा एरिया है, और सेपरेशन 3d, तो ये हो गया a इप्सिलॉन 0 9d, कितना हो गया 9d, C1 C2 C3, तो C1 का वैल्यू 3d 6d और 9d, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्टली एडिशन करना है। a इप्सिलॉन 0 देखो तीनों में कॉमन, a इप्सिलॉन 0 कॉमन है, बचा क्या तीनों के लिए, तो a इप्सिलॉन 0 मैंने कॉमन निकाल लिया, a इप्सिलॉन 0 कॉमन है ऊपर वाला टर्म, तो बचा क्या हम हमारा 1/3d प्लस 1/6d प्लस 1/9d। अब तीनों में 18 आता है, तीनों में क्या आता है 18, तो a इप्सिलॉन 0 18d क्या आएगा 18d, तो 18d आने के लिए 6 3 = 18 3 2 कितना आ गया 6 and 5 11 a इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय 18d, ये आ गया आंसर। कहाँ है ये रहा 11 इप्सिलॉन 0 a 18d, समझ में आ गया। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कैपेसिटर के ऊपर, ओके क्या कहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, a parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plate if the distance between the plate is d and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor। अब एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर सबसे इजी वाला फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ठीक है आप यही जज करोगे, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको क्या दिया है एरिया और डिस्टेंस, एरिया और डिस्टेंस, तो हमें एनर्जी डेंसिटी लेना पड़ता है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ये, किसका है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, याद रखो ये फॉर्मूला किसका है एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन 0 E², ये फॉर्मूला हमने सीखा है। अब डेंसिटी है तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये क्या होगा सॉरी वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू डी, तो ऑप्शन यहां आता है ये सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको याद रखो हाफ इप्सिलॉन 0 E² A इंटू डी, ठीक है तो ये आंसर करेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन अच्छे से समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, और प्रॉब्लम अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो और बहुत सारे प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि सर ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, या फोटो खींचो हमें भेजो, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप हमें बता दो कौन सा नहीं आ रहा है, टेक्स्ट बुक का नाम बता दो, प्रॉब्लम नंबर बता दो, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया आएगा, ठीक है। सॉल्व न्यूमेरिकल देखो, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये हमने वन शॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट कर लिया है, और कॉमन जितने भी सीईटी में आते हैं जनरली फ्लक्स के ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं और कैपेसिटर के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, तो उसका हमने एग्जांपल ले लिया है, उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो यहां हम स्टॉप करते हैं, ओके, थैंक यू।